हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बना रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 1 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इसी सेक्शन से मैंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, नीड्स, एस्पेक्ट्स एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर नोट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज इस टॉपिक का हम रखे हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका क्वेश्चन इस पर आता है तो आप अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे और उसे किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, चलिए इसे जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीएड एग्जाम में आपके इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, briefly explain the important aspects of educational technology and their uses, explain the nature and characteristic of educational technology। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस के वीडियोस में बना चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसे जानते हैं। जब आपका क्वेश्चन स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आए तो पहले आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद उसके कुछ यूजेस लिखिएगा। पर फ्रेंड्स, एक चीज जानिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो है कि जब हम एजुकेट करते हैं किसी को टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कोई साइंटिफिक मेथड, कोई साइंटिफिक टेक्निक के साथ हम एजुकेट करते हैं, उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पर इसका यूज आप रेलवे स्टेशन में भी पाएंगे, इसका यूज आप मॉल्स में भी पाएंगे और इसका यूज आप कह सकते हैं सिनेमा हॉल्स में भी मिलेगा आपको। पर जब आप एज अ बीएड स्टूडेंट अपने आंसर दे रहे हैं तो आपका हर एक आंसर टुवर्ड्स एजुकेशन होना चाहिए। जब ये कह रहा है स्कोप यानी क्षेत्र, कहाँ कहाँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो फ्रेंड्स आपका पूरा ध्यान एजुकेशन से रिलेटेड होगा, टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड होगा, करिकुलम से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड होगा और टीचर से रिलेटेड होगा। तो इसी तरीके से मैंने ये आंसर बनाया है कि अगर आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन आता है तब भी यही आंसर लिखेगा, और नहीं आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्कोप लिखना है तो भी लिखिएगा। पर हमेशा याद रखिएगा कि आपके आंसर्स हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड हों। आप किसी रेलवे का एग्जाम्पल्स ना दें, इसमें कोई सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल ना दें। कंप्लीटली आप एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का एग्जाम्पल देके अपने आंसर्स लिखें। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, बीएड के हर एक क्वेश्चन के लिए है। जब भी आप बीएड का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो एम्फोसिस कंप्लीटली एजुकेशन पर दीजिएगा, स्टूडेंट्स पे दीजिएगा, लर्निंग पे दीजिएगा। तो जब आप इसे लिख रहे हैं तो डेफिनेशन लिखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू एजुकेशन। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं एजुकेशन में तो उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसका नेचर लिखिएगा, it is a practical based learning which makes teaching scientific, objective based, simple and interesting। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो आप कह सकते हैं फीचर, जो कह सकते हैं नेचर, जो कह सकते हैं वो ये है कि ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी बेस्ड नहीं होता, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, साइंटिफिक टेक्निक्स या फिर थ्योरीज पर बेस्ड होता है, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी गोल ओरिएंटेड होता है। आप किस लिए वो लर्निंग करवा रहे हैं उसको सेटिस्फाई वो करता है, सिंपल होता है और इंटरेस्टिंग होता है। इसके साथ आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, जैसे कि इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। या इसने एक्चुअली एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया है और बेहतरी की ओर आया है, तो वो आपको लिखना है और डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आप लिखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मेन एम इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग। यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो है कि ये लर्निंग को इम्प्रूव करता है। किस तरह करता है? थ्योरीज को अप्लाई करता है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, बिहेवियरल साइंस, इनकी जो थ्योरीज है उसे अप्लाई करता है, प्रोग्राम रहता है। इसकी वजह से वो लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसके बाद आप लिखिएगा, इट इज एसोसिएटेड इन ऑल इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज एंड स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत सारे डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, उसमें भी हेल्प करता है, एंड स्टेजेस ऑफ एजुकेशन जो होते हैं उसमें भी हेल्प करता है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्टली स्कोप जाने से पहले लिखिएगा। मैंने इसे एक एक सेंटेंस में लिखा है, पर मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, तो आप जब आंसर लिख रहे हो अपने एग्जामिनेशन में इसमें थोड़ा एड ऑन करके उसे एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्कोप की ओर जाते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स जिस तरह हमने उसकी जो नेचर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जाना कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यही मेन पॉइंट है उसका कि एजुकेशन का जो गोल है उसे वो आइडेंटिफाई करता है और उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। Education technology helps to identify the need of learner and objective of education। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है या फिर कैसे उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है? By knowing the need of the learner। लर्नर की क्या जो रिक्वायरमेंट है, उसे उसके इंटेलिजेंस लेवल में, उसके एज में क्या सीखना चाहिए, उसको जानकर वो उसके जो हिसाब से एजुकेशन देता है। दो सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा वो है एनालाइजेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो स्कोप में ही आता है कि जब हमको ऑब्जेक्टिव मिल गया तो हमें एक प्रोसेस डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रोसेस में हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और कौन सा टॉपिक किस प्रोसेस में जाना चाहिए। तो वो जो एनालिसिस ऑफ दिस प्रोसेस वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। Education technology analyzes the phases and principles of teaching and relation between teaching and learning। तो education technology क्या करता है? वो analyze करता है phases and principles of teaching। phases of teaching मतलब जब आप क्लासरूम जाते हैं तो आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, फिर मेन कंटेंट रहता है, आप फिनिश जब क्लासरूम करते हैं तब उसका एक डिफरेंट कह सकते हैं एक सिनेरियो रहता है, किस तरह अपने जो चैप्टर को दिया जा रहा है आपको पढ़ाने का, आप उसे फिनिश करते हैं। तो एक फेज जो रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, वो डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। उसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो थ्योरीज, जो टीचिंग लर्निंग थ्योरीज हैं उसको भी सेटिस्फाई करता है। उसी के हिसाब से बेस्ड ये होता है। जिस तरह आजकल ओपन बुक टेस्ट आ रहा है जो पहले नहीं था, क्योंकि आजकल ओपन बुक टेस्ट होता है, यानी आप एग्जाम देते वक्त बुक पकड़ के बुक के साथ एग्जाम देते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है और वो भी इसीलिए आया क्योंकि थ्योरी ऑफ टीचिंग लर्निंग जो इम्पोर्टेंस दे रही है वो है बच्चों को एनालाइजिंग पार्ट को और सॉल्विंग पार्ट को रादर देन मगिंग अप। बस मेमोराइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग को, इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। तो दीज कॉन्सेप्ट्स को हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में ऐड ऑन करते हैं एंड उसके साथ जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी ये एक एस्टैब्लिश और एनालाइज करने के लिए कि जो टीच किया जा रहा है क्या वही लर्न किया जा रहा है। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्पफुल होती है। इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो स्कोप है में आप लिखिएगा टीचर्स ट्रेनिंग। ET is very widely in teachers training models, like ET is used widely in teachers training models like micro teaching, academic gaming etc। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होती हैं उसमें ET जो होता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि जैसे कि प्रोसीजर माइक्रो टीचिंग मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, इसे माइक्रो टीचिंग होता है जब एक टीचर 10 या 10 to 15 मिनट्स का एक क्लास लेता है, नियर अबाउट 7 to 8 स्टूडेंट्स होते हैं और उसे एक छोटा टॉपिक दिया जाता है, वो उससे पढ़ाता है। तो उसे एनालाइज किया जाता है कि टीचर किस तरह पढ़ा रहा है। और दूसरी चीज जो एनालाइज की जाती है कि जो मेथड टीचर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा है क्या वो सही है। तो यहाँ जो चीजें हैं इस चीज को एनालाइज करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट वो चीज देखने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और एकेडमिक गेमिंग यानी पढ़ाई किस तरह की जाए, गेम की तरह की जाए, उसको क्रिएट करने के लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसके बाद जो आप लिखिएगा वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम कंस्ट्रक्शन में बहुत यूजफुल होता है। इट इज वेरी यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एंड नीड ऑफ सोसाइटी। आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी रैपिडली बढ़ रही है, इसकी वजह से करिकुलम में हर वक्त एक चेंज लाने की जरूरत है और इस चेंज के लिए ET बहुत यूजफुल होता है। इसके
रिसोर्स डेवलपमेंट इसके बाद आता है, और रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि टीचिंग पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी ईटी हेल्पफुल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, स्लाइड्स हो सकती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ईटी में जाती हैं, और ये सारी चीज़ें टीचिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आप इसमें लिखिएगा, ईटी इज बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दैट इज टीएलएम, एंड वेब टूल्स। सो वेबसाइट में भी जो डिफरेंट, इंटरनेट में आपको इतने सारे लर्निंग मटेरियल्स मिल रहे हैं, इवन ये जो आप देख रहे हैं दैट इज यूट्यूब में आप देख रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रही हैं, और वही एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम रिसोर्सेज जो मटेरियल्स वो बना रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि रिसोर्स डेवलपमेंट में ईटी का यूज होता है। इसके बाद आप लिखिएगा कस्टमाइज टीचिंग। तो स्कोप में आता है कस्टमाइज टीचिंग। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है उसका जो रफ्तार है वो अलग होता है, यानी इंटेलिजेंस अलग होता है। जब टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में 30 से 40 बच्चे हैं, वो एक ही तरीके से पढ़ाता है, एक ही पेस में पढ़ाता है, यानी एक ही रफ्तार में पढ़ाता है, पर हर बच्चा उसी रफ्तार में कैच नहीं करता, उसी रफ्तार में समझ नहीं पाता। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। उसके जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं वो बच्चे के नीड के हिसाब से और लर्निंग स्किल के हिसाब से वो चेंज किए जा सकते हैं, यानी कस्टमाइज किए जा सकते हैं। So interactive instructions are created according to the intelligence and learning of the child. तो इंटरेक्टिव जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बनाए जाते हैं बच्चों की इंटेलिजेंस और लर्निंग को लेकर, और वो स्पेसिफिक भी होता है एक सिंगल बच्चे को लेकर। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, वो रिपीटेडली थ्योरी सुनता जाएगा, रिपीटेडली एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करता जाएगा जब तक वो क्लियर नहीं होता, और क्लियर होने के बाद ही वो नेक्स्ट लेवल को जाएगा। तो और उसके लिए टाइम बाउंड नहीं होता वो, तो कस्टमाइज हो पाता है टीचिंग। इसके बाद आप लिखिएगा डेवलप लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स। सो फ्रेंड्स, ये आप जानिए कि जब कोई हम डीवीडीज बनाते हैं या फिर कोई मटेरियल बनाते हैं फॉर लर्निंग, उसमें क्या होता है, हम ऐसा बनाया जाता है कि बच्चों के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो और भी बढ़े, उनकी जो एनालाइजिंग पावर है वो उसको एनहांस किया जाए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को एनहांस किया जाए। जब क्लासरूम में जैसे चॉक एंड डस्टर की जो स्टडीज़ होती है या फिर चॉक एंड टॉक की जो स्टडीज़ होती है, उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें इतनी टीचर नहीं डाल पाता जितना एक ईटी से दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ वो स्टूडेंट्स को एक एनवायरनमेंट भी मिलता है जिसकी वजह से लर्निंग बेहतर होती है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके बाद टीचर्स इंटरेक्शन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इट हेल्प्स टीचर्स टू इंटरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बाय टेलीकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर आजकल जिस तरह जूम मीटिंग्स हो रही हैं, इस सारी जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की पार्ट है, जिसमें टीचर्स इंटरेक्ट करके उनके जो एजुकेशन प्रोग्राम्स है उसके बारे में डिस्कस करके उसे इवेल्यूएट करके उसे बेटर कर पाते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज। सो ये बहुत यूजफुल होता है डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज। जिस तरह हमने इसके पहले वाले स्लाइड में बात की फ्रेंड्स की टीचर्स ट्रेनिंग में माइक्रो टीचिंग की बात की, तो वहाँ क्या होता है कि टीचर्स की जो स्ट्रैटेजीज है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी है वो कभी कभी सही नहीं बनती, तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये जब स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में कि कौन से कॉन्सेप्ट में किस तरह की स्ट्रैटेजी सही बैठती है और बेटर लर्निंग होती है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ईटी बहुत हेल्पफुल होता है। इट हेल्प टीचर्स फॉर सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग सुइटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। सो ये टीचर्स को हेल्प करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह पढ़ाया जाए, उनकी स्ट्रैटेजी की ऐसी हो क्लासरूम में डिसाइड की जाए, तो उसके लिए ईटी बहुत हेल्पफुल होता है। और लास्ट में आप लिखिएगा डेवलप टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस मैकेनिज्म। यानी जब आप क्लासरूम में जाते हैं और आप एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या होता है कि उसके बाद उसे इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है कि क्या वाकई में टीचिंग जो है वो लर्निंग हुई है कि नहीं। तो उसके लिए एक इवैल्यूएशन जो होता है
वो ईटी बहुत हेल्पफुल होता है उसको इवैल्यूएट करने के लिए। और उसके साथ अगर कोई इवैल्यूएशन में आप देख रहे हैं कि प्रॉपरली लर्निंग नहीं हो पा रही, तो उसे बेटर कैसे किया जाए, रेमेडीज उसकी क्या हो, उसके लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल होता है। तो यही लिखा है इसमें, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस आर कंटिन्यूअसली इवैल्यूएटेड एंड प्रॉपर रेमेडीज आर डेवलप्ड बाय ईटी। तो कंटिन्यूअसली आप अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसे इवैल्यूएट करते रहते हैं और उससे बेटर रेमेडीज भी ढूंढ के निकालते हैं ईटी से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फिनिश होता है। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो है प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 का बिहेवियरल सेक्शन, जो जहां हम रुके थे हम और आईसीटी पर आए थे वहां से मैं शुरू करूंगी। और एक बार यूनिट 3 प्रोस्पेक्टिव्स का ख़त्म हो जाए तब मैं आईसीटी पर फोकस करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।